हर दिन है कहानी। हर दिन है कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है नीली हंसी। इसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। यह कहानी सितंबर 1954 में दिल्ली में लिखी गई थी। आवाज प्रज्ञा पांडे की। देवकांत ने एक बार नीचे बहते हुए और ऊपर से बरसते हुए पानी की मिलन रेखा को पहचानने की कोशिश की, पर नीचे का मटमैला धुंधला आलोक कब कहां ऊपर के भूरे धुंधले आलोक में परिवर्तित हो जाता था, यह पहचान पाना असंभव था। पानी पानी केवल पैरों के बिल्कुल निकट, जहां ब्रह्मपुत्र के बौराए हुए पानी ने अभी थोड़ी देर पहले किनारे के एक बड़े टुकड़े को निवाला बना लिया था। वह देख सकता था कि पानी की बौराहट मानो अंतर्मुख होकर अपने को ही निगल जा रही थी। पानी के चक्रावर्त घूमते हुए अपने को ही नीचे पाताल की ओर खींचते हुए बहते चले जाते थे। आवर्त के छोर को जो कुछ भी छूता, जलकुंभी के बहते हुए पौधे, गली हुई टहनियां, पुराने छप्पर के काले पड़े हुए बांस, बाढ़ की नदी में बहकर आने वाला नानाविध नमकीन कचरा, सब उसे छूते ही मानो आविष्ट हो जाता और बगुले के बीचों बीच जाकर पाताल की ओर कूद पड़ता। दृष्टि भी तो उसे छूते ही मानो नीचे की ओर को चूस ली जाती है, तो और चीजों का क्या कहना। थोड़ी देर स्थिर दृष्टि से बगुले को देखते रहने पर देवकांत के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसकी देह कंटकित हो आई। उसने फिर बलात् आंखें उठाकर उसकी ओर देखा, जहां क्षितिज होना चाहिए। ठाकुर की एक पंक्ति उसकी स्मृति में उभर कर डूब गई। रात्रि ऐशे जेथाए में दिनेर परावारे। दिन और रात्रि तो इस निर्विशेष प्रकाश में पहचाने नहीं जाते, पर पारावार में मिस जाने का प्रत्यक्ष दृश्य, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। लेकिन मिस जाने की बात ऐसे सोचने से काम नहीं चलेगा। नदी और सागर, दिन और रात, आकाश और धरातल, पानी और किनारा, ये उसे अलग अलग पहचानने होंगे। इन्हें पृथक करके ही वह उस काम में सफलता की आशा कर सकता है जिसे उसे उठाना ही है। असफलता का जोखिम उठाकर भी हाथ लगाना ही है, यद्यपि असफल उसे नहीं होना है। असफलता की गुंजाइश छोड़ सकने लायक गुंजाइश उसकी सहन शक्ति में नहीं है। क्या वह क्षितिज रेखा है, जल रेखा है? क्या यह उसका भ्रम है कि ठीक वहां पर एक पतली सी श्यामल रेखा भी वह देख सका है? द्वीप की तरु पंक्तियों की रेखा? नहीं, भ्रम की गुंजाइश नहीं है। आंखों को, हाथों को, जी को, किसी को भी चूकने की गुंजाइश नहीं है। देवकांत ने एक लंबी सांस लेकर नाव के एक सिरे से दूसरे तक नजर डाली। फिर उसकी रस्सी हाथ में लिए लिए उसके किनारे पर चढ़े हुए हिस्से को ठेलते हुए कूद कर उस पर सवार हो लिया। नाव थोड़ा सा कांपी, डगमगाई, फिर धार में पड़ते ही तीर की तरह एक ओर बढ़ चली। देवकांत ने एक बार फिर पार के क्षितिज की ओर देखा और स्थिर भाव से डांड चलाने लगा। तनिक सी देर में ही वह किनारे से दूर होकर इतना छोटा सा दिखने लगा, मानो वह भी जलकुंभी का बहता हुआ एक पौधा हो। वह नहीं, समूची नाव का एक छोटा सा उन्मूलन पौधा हो, और वह उसका ऊब डूब करता हुआ सा नीला फूल, कोमल क्षणजीवी फूल, किंतु जो जब तक है सुंदर है, मानो एक स्वतः संपूर्ण दुनिया है। कहीं से हवा उठी, उससे पानी के ऊपर की धुंध मिटने लगी। वर्षा भी थम गई। पानी स्पष्ट दिखने लगा, स्पष्ट किंतु सम नहीं। बगुलों का स्थान उत्ताल तरंगों ने ले लिया था, पर ये छोटी छोटी तरल पहाड़ियां न होती तो भी देवकांत और उसकी नाव कब के ओझल हो चुके थे। देश और काल का फैलाव वहीं सबसे अधिक होता है जहां उनका महत्व सबसे कम होता है। जब जब जीवन में तनाव आता है और सारी प्राण शक्ति का एक केंद्र या बिंदु में संचित होने लगती है, और सारी प्राण शक्ति एक केंद्र या बिंदु में संचित होने लगती है, तब तब देश काल भी उसी अनुपात में सिमट आते हैं। देवकांत नाव खे रहा है। उसके सामने, आगे पीछे कहीं
उच्छृण के सिवाय कुछ नहीं है जिसमें वह है, और नाव खे रहा और मोहन की बड़ी बड़ी काली आंखों की ओर जा रहा है। मोहन जो एक हिरन का छौना है जिसे नीलिमा ने उसे दिया था, किंतु फिर भी उच्छृण में ही देश काल संचित हो आए हैं। वह एक साथ ही कई स्थानों कई कालों में जी रहा है, कई घटनाओं का घटक है। द्वीप के आर पार पत्थरों का ढेर लगाकर पटरी बनाई गई है, जिस पर से सड़क के पास ही नीची भूमि पर बांस की एक बाड़ है, जिसके भीतर कदली की घनी बाड़ है। देवकांत बाहर बैठा बांसुरी बजा रहा है। कदली के पत्तों के बीच में उसे कभी कभी एक सफेद आंचल की झलक मिल जाती है। नीलिमा भीतर फूल बीन रही है। वह वहीं रहती है, वहीं और लड़कियों के साथ पढ़ती है। वहीं से कभी बाहर वसंतों के कूजन से भरा हुआ स्वर नाम कीर्तन करता हुआ सुनाई दे जाया करता है। वहीं बाढ़ आती है तो द्वीप में पानी भर जाता है, उतरती है तो जगह जगह खाल, बील, दिगधी, ताल बनाकर छोड़ जाती है। निर्धन लोग बचने के लिए पेड़ों पर मचान बनाते हैं। संपन्न दो एक व्यक्तियों ने बजरे रख छोड़े हैं, पानी उतर जाने पर किसी खाल पोखर में पड़े रहते हैं। साधारण बाढ़ में यही जीवन रक्षा के लिए यथेष्ट होते हैं। अधिक बाढ़ में उनका भी ठिकाना नहीं। पर ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें किसी प्रकार भी कोई खतरा न हो। ऐसे ही एक बजरे की ओट में पोखर के किनारे उसका घर है। उसका पिता कुशल महावत है और हाथी को साधने में उसकी बराबरी सारे असम में कोई विरला ही कर सकता है। और देवकांत स्वयं एक मटकी दही की लेकर बजरे के नीचे से गुजरता है। वह नाव में बैठा भी अपने को मटकी लिए जाता देख रहा है। 2 वर्ष बराबर बाढ़ आई थी। द्वीप प्रायः नाम शेष हो गया था और अब वहां न जलाने को तेल था, न खाने को नमक, दोनों ही चालानी आते थे। देवकांत कदली के तने जलाकर उनकी राख मसल रहा है। इसी का खार उन्हें दुर्दिन में नमक का काम देता है। खार वह हंडिया में भर लेगा, न जाने कितने दिन चलेगी वह। भोजन का धूमिल रंग मानो उसकी दृष्टि के आगे से दौड़ गया और उसके कटु स्वाद से उसका मुंह कड़वा हो आया। वह थूक कर मुंह साफ कर लेता, पर उसे ध्यान आया कि कदली की अवज्ञा अनुचित है, जिसकी जड़ें, हाड़, छाल, फूल, फल सभी उपयोगी हैं और उनके भोजन छाजन का सहारा हैं। देबू, यह लो। देवकांत चौंक कर देखता है। नीलिमा के वस्त्र उजले हैं, नेत्र काले, केश भीगे और डोर से झूलती एक छोटी सी मुंहबंधी हंडिया उसकी ओर बढ़ा रही है। ये क्या है नीली? नमक। हमारे पास एक हांडी और है, बीहू तक चल जाएगा। लेकिन खार तो अच्छी होती है, हमने इतनी बना ली। लो, बहस मत करो। आज्ञापना। अच्छा लाओ, कुछ विनोद का भाव। नीली, तो आज से हम तुम्हारा नमक खाएंगे। धत। ढोलकों का स्वर, ढोलकों का स्वर, खोल, मादल, झांझ, वेणु, घंटी। बीच बीच में ऊंचा उठता संवेद गायन का स्वर। देवकांत दौड़ रहा है। विष्णुवोत्सव का आमोद प्रमोद, और वह अभी पहुंचा नहीं। पिता ने उसे काम में रोक लिया था। लड़कियों की खिलखिलाहट, पुआल की और पुआल के धुएं की गंध, बूढ़ों के खांसने में भी जैसे प्रसन्नता की मीण, गुड़ और खीलों का कसैला स्वाद, एकाएक पुआल की आग की एक भभकती लपट, उसके लाल प्रकाश में नीलिमा का दमकता चेहरा। उन आंखों में देवकांत के शायद वैसे ही दमकते चेहरे की उभरती पहचान। क्या पुआल की आग में उसकी शतांश भी दीप्ति है, जो क्षण भर नीलिमा की आंखों में दमक उठती है। झांझ, मजीरा, वेणु, खोल, मांदल, कुछ नहीं बचा है। केवल द्वीप के आर पार की ऊंची पटरी और पेड़ों के ऊपरी हिस्से, उन पर मचान, पटरी के निकट 3-4 बजरे और पटरी पर अनगिनत ढोर डांगर, कुछ कुत्ते, कहीं कहीं दुबकते लोमड़ी, सियार, जगह जगह अधमरे रेंगते सांप, 3-4 हाथी और कभी कभी दूर के एक टीले की हाथी डूब घास में से आती हुई बाघ की चिंगाड़।
और कुछ नहीं बचा है। लेकिन यही तो सब कुछ है। इससे कम पर भी बार बार उनका जीवन भरा पूरा हुआ है। बाढ़ उतरेगी तो फिर मांदल गूंजेंगे और मृदंग गमक लेंगे और ऋतुस्नाता की भांति कांतिमान द्वीप भूमि मेमनों की मिमियाती हंसी से मुखरित हो उठेगी। अब भी बजरे की ओट में देवकांत है। पटरी के पार मचान के पास नीलिमा आती है। उसकी गोद में एक मृग का बच्चा है, किंतु सुंदर। देवकांत ललक कर कहता है, यह कहाँ पाया? पर नीलिमा के स्वर में अप्रत्याशित गंभीरता है। इसे रखोगे? क्यों, क्या बात है? मचान में नहीं रह सकता। तुम अपने साथ पटरी पर रखो या बजरे पर, वहां बच जाएगा। पर पाया कहाँ? पिता लाए थे, भटका हुआ मिला था। मैंने मोहन नाम रखा है। सचमुच मोहन है, इतना प्यारा है। मैं जरूर पालूंगा, बचा लूंगा। फिर शरारत से, पर फिर मैं लौटाऊंगा नहीं, मेरा हो जाएगा। मैंने कुछ भी जो तुम्हें दिया है कभी वापस मांगा है? स्वर शांत है, लेकिन उसमें दबी हुई एक कंपकपी है जिससे देवकांत चौंक सा जाता है। आगे भी जो दूंगी वापस नहीं मांगूंगी। नीलिमा, नीली, तुम बचा कर रख सको सही। नहीं, भूल नहीं हो सकती। इस बात का मोहन से कोई संबंध नहीं है। देवकांत अवाक उसे देखता है। उनके भीतर कहीं कुछ गा उठता है, ब्रह्मपुत्र की बहाव की तरह, मंद्र गंभीर, मोहन की आंखों की तरह, गहरा गहरा गहरा। नीली, ये देखो, देखो क्या लाया। केवड़े का फूल है, गमले में लिपटा हुआ। देवकांत खोलकर उसे दे देता है। गंध तो कभी कभी आती थी, कहां पर था? पटरी पर तो मैंने सब देखा था। हाँ, देखा? देवकांत के स्वर में विजय का गर्व है। पटरी पर नहीं था, ऐसी चीजें जरा मेहनत से मिलती हैं, उस झोंप के अंदर। कहते कहते उसने टीले की ओर इशारा किया। झोंप? क्या कहा? नीली का स्वर सहसा चीत्कार सा बन गया। उस टीले की ओर से ही तो बाघ की दहाड़ सुनाई दी थी। हटो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी केतकी। नीली ने फूल उसके हाथ पर पटक दिया। कांटे से उसका हाथ छिल गया, पर उससे बोला ही नहीं गया। 1000 बार कहा है देवू, मुझे फूल नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी। सहसा रुक कर उसने होंठ काट लिया। उसका चेहरा लाल हो आया। अच्छा लाओ, दो, कहकर उसने फूल झपट लिया और आंचल से उसे ढांपती हुई भाग गई। डिब्रूगढ़ का स्कूल। देवकांत ने पढ़ाई पूरी कर ली है और अभी स्कूल में मास्टरी शुरू की है। इतने छोटे मास्टर से उसने स्वयं कभी नहीं पढ़ा, पर प्रगति तो इसी का नाम है कि कल जो 36 बरस के बुजुर्ग करते थे, आज 18 बरस के जवान करें। नीली की चिट्ठी। वे लोग द्वीप छोड़कर आने वाले हैं। बाढ़ आ रही है और सुना है कि इस साल सब डूब जाएगा। मोहन की उसे चिंता है। अगर सचमुच उतनी बाढ़ आई तो पटरी पर जमा असंख्य जानवरों में उसकी कौन चिंता करेगा? वह सोच रही है कि उसके लिए पटरी पर ही एक छोटी सी झोपड़ी बना दी जाए। पर क्यों नहीं वह आकर उसे ले जाता? जल्दी आए तो नीली भी उसे देख लेगी। लेकिन अब बड़ा आदमी होकर क्या वह नीली को पहचानेगा भी? नहीं तो मोहन को तो वह ले जा ही सकेगा। स्कूल के मास्टर साहब तो लड़कों से ढोर चरवा लेते हैं। क्या वह मोहन की देखभाल भी नहीं करा सकेगा? देवकांत चिट्ठी पर मुहर देखता है, तारीख देखता है, मानो उंगलियों पर कुछ गिनने को होता है, और फिर हाथ ढीला छोड़ देता है। झांझ, मंजीरा, ढोल, मादल, पानी का घर घर, सर 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 सर, छप छप छप, छाप छप, डांडों का खटखट, देवकांत की अपनी सांसों का स्वर जो कानों के पास से सरसराती हवा के स्वर में डूबता नहीं, क्योंकि अपनी सांस भीतर से सुनी जाती है, बाहरी कान से नहीं। और डांडों की विलंबित लय पर अधीर उसके हृदय का द्रुत धक धुक धक धुक, और स्वरों में इस छोटी सी गठरी के आसपास चारों ओर मटमैला लल्लौहा, रानी, पानी पानी। वह क्या भूमि की रेखा है? वह छाया सी क्या पेड़ है? मोहन, मोहन, क्योंकि वह नीली का नाम लेगा तो चंचल हो जाएगा, और चंचल उसे नहीं होना है। उसे धैर्य रखना है, जितना धैर्य उसने जीवन में कभी नहीं रखा
उतना। धैर्य का काम अभी शेष नहीं हुआ है। नाव पर मोहन उसके साथ है, पर अब हवा सामने की है और तेज है, और मोहन की चिंता के मिटने में जो अनेक नई दुश्चिंताएं उसे घेर रही हैं, वह उनसे हारना नहीं चाहता। खट फुट, सर सर सर, छप छाप, उद्वेलित पानी का प्रसार, हवा के थप्पड़ खाकर फुफकारती हुई लहरें, धुंधला पड़ता हुआ पहले ही से मेघिल सांझ का आकाश, ऊब डूब नाव, डांड चलाने वाला अकेला देवकांत, तैरता हुआ उन्मूलित जलकुंभी का पौधा, पौधा नहीं, फूल, फूल की एक कलगी, नीली, जैसे मोहन की आंखें नीली। नीली, ना ना, नीली का नाम उच्चारना नहीं होगा, उसे मन ही में रहने देना होगा। ऊब डूब जलकुंभी का पौधा, लेकिन पौधा तो डूबता नहीं, मीलों बहता है, दिनों बहता है। पंजिका में लिखा है इस वर्ष का नाम है प्लव संवत्सर। संवत्सर, संवत्सर, प्लव संवत्सर। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा का पुत्र और मानव, वह भी ब्रह्मा की संतान, तो क्या यह भ्रातृकलह है? खटखुट, सोचना कुछ नहीं है। ब्रह्मा का केवल एक पुत्र है और उसका नाम है देवकांत। बाकी केवल तत्व हैं, जड़ तत्व, जिनमें आदमी नष्ट होकर मिलता है। नीचे एक तत्व है पानी, नष्ट होकर क्या इनमें मिलना होगा? क्यों मिलना होगा? नष्ट ही क्यों होना होगा? लहर आती है और जलकुंभी के पौधे को उछाल कर फेंक देती है। वह डूबता नहीं, पर जाएगा कहाँ? दिनों और मीलों तक भी बहकर। न, यह लहर नाव से बड़ी है, यह अंधेरा सांझ से गहरा है। भूरा और शीतल, कठोर, डगमग, बिना पेंदी का अंधेरा, बाह के नीचे स्निग्ध, मुट्ठी में गीला और कठैठा। दिन और रात दोनों पारावार हैं, सारे क्षितिज आकर मिल जाते हैं। जलकुंभी डूबती नहीं है, पर जलकुंभी पानी का पौधा है, लकड़ी की नाव नहीं। फिर देश काल का संकुल, कौन सा देश, कौन सा काल, न जाने, पर घोर संकुल द्वीप। द्वीप पर केवल पटरी थी और पेड़ों के शिखर थे और पशु थे। मोहन था अलग एक छोटे से बाड़े में, और कौन कहाँ, पर काल का संकुल था, वह जान न सका। कहीं बजरा भी रहा होगा, लोग भी रहे होंगे। नीली, नीलिमा, वहां कोई नहीं था, वे बाढ़ के पहले चले गए होंगे, पर कब, कैसे, कहाँ? नाव में, तो नाव बाढ़ में कहाँ गई होगी? नीलिमा, नीली, सागर तल नीला होता है, पर नदी तल तो उसने छुआ है, वहां तो नीलिमा नहीं, कीचड़ होता है या रेती। नीलिमा तो कहाँ है? नीलिमा, नीलिमा, नीलिमा नहीं, मोहन, मोहन उसकी बाह के नीचे है। मोहन को वह बचा लेगा। वह नहीं बचेगा तो भी वह मोहन को बचा लेगा। उसकी दूसरी मुट्ठी में कठैठा कुछ है। क्या है? डांड तो उसके हाथ से छूट गई थी। कुछ भी हो, कुछ है, कठैठा है। वह जरूर ऊपर तक आएगा, वह छोड़ेगा नहीं। तुम बचा कर रख सको सही। आगे भी जो दूंगी वापस नहीं मांगूंगी। मैंने कुछ भी जो तुम्हें दिया है कभी वापस मांगा है? न मांगा सही, मैं दूंगा नीली। क्या दोगे? प्राण ही तो है ना। हा, तभी तो तुम कुछ नहीं दे सकोगे, कुछ नहीं संभाल सकोगे। नहीं, नहीं, नहीं। मोहन अब भी उसकी बाह के नीचे है, दूसरे हाथ की मुट्ठी में अब भी कटैठा है। वह उभरेगा, उभरेगा। यह पानी के नीचे ऐसी जलती प्यास कैसी? यह हवा की प्यास है। वह उसकी मुट्ठी में कठैठा कुछ। कितनी गहरी है नीलिमा आकाश की, उस आकाश की जो आंखों के भीतर समा जाता है। कितनी स्निग्ध है तरलता जल की, उस जल की जिसमें चेतना डूब जाती है। कितना सुंदर है जलकुंभी का खोया हुआ फूल, वह फूल जो जीवन का प्रतीक है। कितना रसमय, स्फूर्तिमय है, विस्तार अवचेतन का। वह नहीं जानता, किंतु वह जानता है कि वह बार बार किसी चीज से रगड़ खा जाता है, कुछ जो चिकना है पर छील भी देता है, जिसे दर्द नहीं होता पर ठंड की सुइयां चुभती हैं।
उसे स्पर्श ज्ञान नहीं है, पर वह छूता है एक लोमिल त्वचा जो मोहन है, और एक कठैटे कुछ को जो न जाने क्या है। उसके मुंह में पानी का एक बुलबुला है, पर न जाने कब कैसे उसके फेफड़ों में क्या चला जाता है जो गीला नहीं है। ये स्वर हैं, पानी के नहीं, नाव के नहीं, हवा के नहीं, स्वर हैं, मानव स्वर हैं, झिपते उभरते मानो रवहीन। बाह तो उठाओ, पकड़े, गला घोंट देगा, अकड़ गई हैं। कपड़े में लपेटो, मलो, पानी ऊंचा। वह हिरन, पागल, हिरन, हिरन, क्या हिरन, उफ, कितना कठिन प्रयास है यह, क्या उसे बटोरना है। सहसा उसकी आंखें खुल गईं, उसे स्वयं नहीं मालूम हुआ, और उसने कहा, मोहन, हिरन। किसी ने कहा, हाँ वह है, बच जाएगा। कौन बच जाएगा? मोहन। वह कौन? वह देवकांत। पर वह तो बच गया है, नहीं तो वह देवकांत कैसे है? सोचता कौन है? उसने फिर रवहीन स्वर से कहा, मोहन। उसकी आंखें झिप गईं। नीलिमा ने फिर उसे घेर लिया, दूर कहीं। चिंता नहीं, बच जाएगा। फिर सब कुछ बुझ गया। मन ही मन उसने कहा, नीली, मैं रख सकूंगा बचाकर। पर जैसे उसका कहा उसी ने नहीं सुना। नीली तो बहुत दूर थी, पता नहीं थी भी कि नहीं। पर और कुछ उसने फिर सुना, बड़ी दूर से, जैसे पानी के नीचे से, ब्रह्मपुत्र के अथाह पानी के नीचे से पागल बेहोशी में हंसता है। हाँ, तो हंसता तो है। नीली हंसी, संपृक्त हंसी, वह हंसी जो नीली थी, उसकी नीलिमा।